नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी? दैट इज द पोजीशन और लोकेशन of body or system with respect to a fixed point in a frame, that is called frame of reference. Okay, so frame of reference are of two types. There are two types. Number one, inertial frame of reference. This is first type, inertial frame of reference, and second type is non-inertial frame of reference. अब इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल देखिए, दोनों का मीनिंग यहाँ पर क्लियर करेंगे हम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओबे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें फर्स्ट लॉ मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओबे होता है अच्छी तरह से। अब देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है? दैट इज एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टेड अपॉन इट। मतलब यहाँ पर कि एक तो बॉडी रेस्ट होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मतलब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होगी। ओके, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर कैसे है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। और अगर बॉडी रेस्ट है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन। सो वेलोसिटी आइदर 0 और कांस्टेंट। अब यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, बिकॉज एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो वहाँ पर फिर एक्सेलरेशन नहीं होगा, सो एक्सेलरेशन इज 0। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए जैसे ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट है, ओके, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते हम, तो ये कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अगर एक व्हीकल है 40 किलोमीटर पर आवर से स्ट्रेट रोड पर मूविंग है, देयर इज नो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो दैट इज ऑल्सो इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, दिस इज द मीनिंग। नाउ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है कि जहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डज नॉट ओबे, जहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओबे नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट नहीं होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में होगा? दैट इज़ वेरिएबल स्टेट। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन में भी नहीं होगा। अगर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो फिर दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ओके, विथ वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पर इसकी वेरिएबल होगी स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट तो रेस्ट नहीं होगा लेकिन मूविंग होगा। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट इज मूविंग बट उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? वेरिएबल होगी। अब वेलोसिटी वेरिएबल है मतलब यहाँ पर फिर से 3 पॉसिबिलिटी है। एक, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, सेकंड उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन, और थर्ड पॉसिबिलिटी दोनों बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंजेस। जब ये चेंजेस होंगे स्टूडेंट, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी है मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जहाँ पर एक्सेलरेशन होता है मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी नो दैट pseudo forces arises,
सूडो फोर्सेस अराइजेस। तो जहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टूडेंट, वहाँ पर सूडो फोर्सेस, नॉन रियल फोर्सेस अराइजेस हो जाते हैं। जैसे देखिए, अगर हम किसी यूनिफॉर्म स्पीड से बस में जा रहे हैं, ओके, अगर बस ने लेफ्ट टर्न लिया है तो वी ऑल लीन टूवर्ड्स द राइट, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सूडो फोर्स। सो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो वहाँ पर भी एक सूडो फोर्स एक्ट होता है ना। सो in non-inertial frame of reference, pseudo forces, that means non-real forces arises. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉज ऑफ मोशन के अंदर स्टूडेंट, कंस्टेंट मोशन। अब कंस्टेंट मोशन मतलब क्या होता है? दैट इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग और दे हैव कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। सो एक ब्लॉक या फिर एक ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन के ऊपर अगर डिपेंड होती है, एक्सेलरेशन डिपेंड होता है, सो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज कंस्टेंट मोशन। देखिए, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस है, डिफरेंट केसेस हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ओके। और इसके ऊपर एक एमसीक्यू हमेशा रहता ही है एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो देखिए, फर्स्ट केस यहाँ पर, केस 1, बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ये फर्स्ट केस है स्टूडेंट। मतलब किस तरह का न्यूमेरिकल या एमसीक्यू होता है? देखिए, सपोज यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ओके, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। नो, इफ देर आर 2 ब्लॉक्स, देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरह से 2 ब्लॉक है, ओके, मास m1 और सेकंड ब्लॉक का मास है m2, और इसके ऊपर अगर हम F फोर्स अप्लाइड करते हैं स्टूडेंट, इसके ऊपर F फोर्स अप्लाइड करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव हो जाएंगे विथ कॉमन एक्सेलरेशन, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन होता है, ओके। देन नाउ देखिए, अब फोर्स अप्लाई करने के बाद ये फोर्स फर्स्ट ब्लॉक पर अप्लाई होगा, फर्स्ट ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, लेकिन सेकंड ब्लॉक रेस्ट है ना यहाँ पर, तो जैसे ये फर्स्ट ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है स्टूडेंट, दैट इज एक्शन फोर्स, ओके। एट द सेम टाइम सेकंड ब्लॉक एक्सर्ट्स रिएक्शन फोर्स ऑन द फर्स्ट ब्लॉक। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, तो रिएक्शन फोर्स मतलब ये आर मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए, रिएक्शन फोर्स, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमेशा पूछते हैं इस तरह के एमसीक्यूज में। तो आर की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी है स्टूडेंट, ओके। चलिए, यहाँ पर एक बेसिक कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे एक्सेलरेशन के लिए बेसिक फार्मूला है अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ओके। जैसे यहाँ पर 2 ब्लॉक है, तो टोटल मास क्या होगा यहाँ पर? m1 प्लस m2। तो ये जनरल फार्मूला है, देखिए, F इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू F बाई m, ये फार्मूला है ना। तो यहाँ पर F मतलब अप्लाइड फोर्स होता है और m मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ओके। तो देखिए, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? अप्लाइड फोर्स है F डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, ओके। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इससे हम जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा इस दोनों ब्लॉक के ऊपर, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ओके। नाउ बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन विथ कॉमन एक्सेलरेशन a। अब हमें यहाँ पर पूछते हैं कि रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा, ये निकालने के लिए, ओके। तो देखिए, हमेशा जब बॉडीज इन कॉन्टैक्ट होगी तो अप्लाइड फोर्स और रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखिए एग्जैक्टली अपोजिट है ना। तो अप्लाइड फोर्स और रिएक्शन फोर्स, ओके, अप्लाइड फोर्स F एंड रिएक्शन फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अप्लाइड फोर्स और रिएक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है। अब यहाँ पर R के लिए फॉर्मूला शॉर्टली हम लिखेंगे, देखिए ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको काम आएगी। रिएक्शन फोर्स ये है ना, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स,
तो इसके पीछे कितने ब्लॉक्स हैं, एक ही ब्लॉक है और जिसका मास है m2। ओके, और ये एक्सेलरेशन a है तो यहाँ पर होगा m2a। इसे हम r निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये सिंपल फार्मूला है यहाँ पर। ओके, या फिर FBD अप्लाइड करके भी ये फार्मूला हम यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं। तो FBD कैसे अप्लाई करना है देखिए, सेकंड ब्लॉक के लिए FBD मास m2, ये कौन सा फोर्स है यहाँ पर, r फोर्स है स्टूडेंट। ओके, और राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मास m2 मतलब m2a ये फोर्स होगा, राइट। इन इक्विलिब्रियम दैट r2 एंड m2a गेट बैलेंस्ड, सो r के लिए फार्मूला क्या होगा, m2a। ये दो ब्लॉक्स है स्टूडेंट। नाउ सपोज देर आर 3 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। देखिए इस तरह से 3 ब्लॉक्स है, मासेस m1, m2 और m3, और लेफ्ट साइड से अगर हम अप्लाइड फोर्स F अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये तीनों ब्लॉक एक साथ मूव होंगे विथ कॉमन एक्सेलरेशन a। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने जनरेट होंगे देखिए, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के बीच एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा मतलब रिएक्शन फोर्स R1, सेकंड और थर्ड के बीच रिएक्शन फोर्स होगा R2। तो R1 R2 अलग अलग होंगे ना यहाँ पर। तो एक्सेलरेशन के लिए जनरल फार्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर 3 ब्लॉक्स है तो टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर R1 और R2 के लिए हम इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट। ओके, और शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ से समझ लीजिए। अप्लाइड फोर्स और रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। देखिए फर्स्ट R1 यहाँ पर, R1 के पीछे कितने ब्लॉक्स हैं स्टूडेंट, m2 और m3। अब दोनों का टोटल मास क्या होगा, देखिए R1 यहाँ पर है ना, m2 प्लस m3 और कॉमन एक्सेलरेशन a, तो इसे हम R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे फार्मूलेज याद रखिए आप। R2 अब देखिए R2 यहाँ पर है। ओके, तो इसके पीछे कितने ब्लॉक, एक ही ब्लॉक है जिसका मास है m3 और कॉमन एक्सेलरेशन a, इसे हम R2 की वैल्यू निकालेंगे। अब a की वैल्यू कैसे निकालना है, ये फार्मूला है अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, राइट। नो केस सेकंड क्या है देखिए, बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर 2 केस हमने डिस्कस किए थे, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक्स। ओके, उसी तरह से देखिए इसमें नंबर 1, अगर यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है, यहाँ पर अगर 2 ब्लॉक्स है, मास m1 मास m2, ओके, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है एंड बोथ ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। सपोज हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग होगी, ओके, और इस तरह से इसको पुल करेंगे, इधर खींचेंगे इस तरह से, तो ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब क्या होगा देखिए, जैसे हम इस स्ट्रिंग को पकड़ के खींचते हैं तो m2 ब्लॉक पहले मूव होगा, ओके, फिर क्या होगा, इस स्ट्रिंग के बीच मतलब m1 और m2 के बीच जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो यहाँ पर ये टेंशन प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट, T मान लेते हैं इसको। ओके, तो ये जो टेंशन होगा यहाँ पर, इस टेंशन की वजह से ये ब्लॉक भी मूविंग होगा, तो ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव होते हैं एंड दैट इज़ नोन एज कॉमन एक्सेलरेशन A। ओके, अब इस तरह के MCQ में क्या करते हैं कि टेंशन पूछते हैं, टेंशन निकालिए, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला क्या है देखिए, A इज इक्वल टू, जनरल वही फार्मूला, अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पर F, और टोटल मास कितना होगा m1 प्लस m2, तो इसे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ पर कि टेंशन इन द स्ट्रिंग की डायरेक्शन कैसे होगी, जैसे देखिए रिएक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है ना, उसी तरह से ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है, और टेंशन जो होगा यहाँ पर देखिए, टेंशन एट एवरी पॉइंट अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम, ये सेम होता है स्टूडेंट। और टेंशन कौन सा लेना है, जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन बराबर होगी। मतलब यहाँ पर क्या याद रखना है आपको, अप्लाइड फोर्स एंड टेंशन आर इन सेम डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन, ये याद रखिए स्टूडेंट, दोनों की डायरेक्शन सेम। अब टी के लिए फॉर्मूला कैसे तैयार होगा देखिए शॉर्टली। अब अप्लाइड फोर्स राइट डायरेक्शन में, तो ये टी लेना होगा हमें, राइट डायरेक्शन वाला टी। ओके, अब इसके पीछे एक ही ब्लॉक है जिसका मास है m1 और एक्सेलरेशन क्या है था a, तो टी के लिए ये फॉर्मूला तैयार हुआ ना स्टूडेंट। तो ये ट्रिक से आप याद रखिए स्टूडेंट। ओके, इसमें और एक कंडीशन पूछते हैं जिसके अंदर 2 ब्लॉक्स है, सपोज जैसे ये 2 ब्लॉक है ना, 3 ब्लॉक यहाँ पर। अब देखिए फ्रिक्शनलेस सरफेस है और यहाँ पर 3 ब्लॉक्स है कनेक्टेड बाय 2 स्ट्रिंग्स। देखिए मास m1, यहाँ पर मास m2 और ये मास m3। फर्स्ट ब्लॉक एंड सेकंड ब्लॉक कनेक्टेड बाय 1 स्ट्रिंग, सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक इज कनेक्टेड बाय अनदर सेकंड स्ट्रिंग। ओके, और अप्लाइड फोर्स यहाँ पर होगा टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। देखिए फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के बीच एक स्ट्रिंग है, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन सेम होता है, तो यहाँ पर टेंशन T1 होगा। ओके, टेंशन T1 होगा। अब सेकंड और थर्ड ब्लॉक के बीच दूसरी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग बदल गई मतलब उसके ऊपर जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज हो जाता है। लेट यहाँ पर जो टेंशन होगा ये होगा T2 स्टूडेंट। तो हम टेंशन कौन सा यहाँ पर मानेंगे, वही टेंशन जो डायरेक्शन बराबर होगी अप्लाइड फोर्स। ओके, तो देखिए टेंशन T1 राइट साइड, टेंशन T2 राइट साइड और ये अप्लाइड फोर्स राइट साइड। तो यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, A इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स F डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर स्ट्रिंग मासलेस कंसिडर करते हैं हम, और जो सरफेस होता है वो फ्रिक्शनलेस होता है। ओके, नाउ अब T1 के लिए इक्वेशन तैयार करेंगे स्टूडेंट। देखिए हमेशा अप्लाइड फोर्स और टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग आर इन द सेम डायरेक्शन कंसिडर करनी। तो T1 की डायरेक्शन देखिए राइट साइड, ये टेंशन लेना हमें, तो इसके पीछे एक ही ब्लॉक है m1 और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है सब के अंदर, कॉमन एक्सेलरेशन a इंटू a। सो दिस इज फार्मूला फॉर T1 राइट। अब T2 के लिए इक्वेशन तैयार करना है स्टूडेंट। देखिए T2 यहाँ पर है, अब इसके पीछे कितने ब्लॉक्स है, 2 ब्लॉक्स है m1 m2, तो टोटल मास कितना हुआ फिर m1 प्लस m2 और कॉमन एक्सेलरेशन a। इससे हम T1 T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए सेकंड ब्लॉक जो है तो इसके ऊपर 2 टेंशन है, इधर T1 है और इधर राइट साइड T2 है, तो दोनों का डिफरेंस पूछते हैं। ओके, तो मॉड ऑफ T1 माइनस T2 ये क्या होगा यहाँ पर, देखिए दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं हम तो यहाँ पर m1a और ये m1a ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ रहेगा m2a, मतलब मास ऑफ सेकंड ब्लॉक एंड कॉमन एक्सेलरेशन दैट गिव्स द डिफरेंस इन टेंशन ऑन ब्लॉक m2। ओके, तो इसके ऊपर MCQs पूछते हैं स्टूडेंट, बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, बॉडीज आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग राइट। देखिए स्टूडेंट कंस्टेंट मोशन के अंदर और एक कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, ओके, जिससे रिलेटेड MCQs आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड देखिए ब्लॉक स्ट्रिंग पुली सिस्टम, जिसके अंदर ब्लॉक्स होंगे स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे और दैट स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली। ओके, देखिए फर्स्ट केस यहाँ पर क्या होगी, एक पुली है यहाँ पर, ओके, एंड देर आर 2 ब्लॉक्स। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक होगा और यहाँ पर एक ब्लॉक होगा, ये 2 ब्लॉक्स, एंड दिस 2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, दैट स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर दिस पुली, ये पुली है यहाँ पर। ओके, सपोज दिस पुली इज अगेन सस्पेंडेड फ्रॉम दिस रिजिड सपोर्ट। तो इस तरह से डायग्राम स्टूडेंट, तो इसका मास है m1 और इसका मास होगा m2। ओके, इस तरह के MCQs आते हैं स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल होते हैं ये। नाउ अब इसमें देखिए फॉर्मूला क्या होगा जनरल एक्सेलरेशन का, वही फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होगा, पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। ओके, अब देखिए ब्लॉक स्ट्रिंग पुली सिस्टम में क्या करते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस होता है। ओके, देन पुली इज ऑल्सो कंसिडर
वेटलेस, जिसका मास यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है हमें टोटल सिस्टम में, पुली इज मासलेस कंसिडर करना है। और जब ये मोमेंट होगा, स्ट्रिंग पासिंग ओवर होगी ओवर द पुली सरफेस, तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं होगा, तो पुली आर कंसिडर एज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड मासलेस। ओके, तो सिर्फ यहाँ पर ब्लॉक का मास ही हम कंसिडर करेंगे स्टूडेंट। देखिए पुलिंग फोर्स मतलब क्या होता है, जैसे दो ब्लॉक्स हैंगिंग पोजीशन में, तो इनके ऊपर पुलिंग फोर्स होगा ना, वेट ऑफ दिस ब्लॉक्स, सपोज इसका वेट क्या होगा यहाँ पर m1g, ओके, और सेकंड ब्लॉक पर m2g, तो ये नीचे की तरफ फोर्सेस है ना, खींच रहे हैं इसको, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पुलिंग फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पर नेट पुलिंग फोर्स ऐसा लिखेंगे हम, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ओके, तो देखिए एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, एक और यहाँ पर कंडीशन देखिए, m2 ग्रेटर देन m1, अगर ऐसा कंसिडर करते हैं हम, ओके, m2 ग्रेटर देन m1, तो मुझे बताइए कौन सा ब्लॉक नीचे आएगा, कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा। m2 ग्रेटर देन m1 होने के कारण m2 इज़ मूविंग डाउनवर्ड, m1 इज़ मूविंग अपवर्ड, लेकिन इनका जो मूवमेंट होगा दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन सेम होता है स्टूडेंट, कॉमन एक्सेलरेशन कहते हैं इसको, एक्सेलरेशन सेम होता है, ठीक है। नौ देखिए यहाँ पर अब स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर भी टेंशन होगा T, ओके, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा यहाँ पर, मतलब तो इस टेंशन की वजह से ब्लॉक खींचे जाता है टुवर्ड्स द पुली, एंड फ्रॉम दिस टेंशन द ब्लॉक पुल्स द पुली, तो यहाँ पर ये टेंशन। अब देखिए फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग है ना, तो हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगा एंड दैट इज T, तो ऐसे ही इसमें टेंशन निकालिए, ये पूछते हैं। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं हम, तो एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स, अब m2 की वैल्यू m1 से ज़्यादा है, मतलब पुलिंग फोर्स किसका ज़्यादा होगा, m2 का होगा, इसलिए m2 ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड एंड m1 ब्लॉक मूविंग अपवर्ड, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। देखिए m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, तो यहाँ पर g कॉमन निकाल सकते हैं ना, a इज इक्वल टू m2 माइनस m1, ओके, g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो इस तरह से एक्सेलरेशन निकलेगा ना स्टूडेंट, सिंपल फार्मूला। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि T थ्रू आउट द स्ट्रिंग तो सेम है, तो टेंशन के लिए फार्मूला क्या होता है। ओके, टेंशन के लिए फार्मूला देखिए, अब फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर ये जो स्ट्रिंग है, ओके, यहाँ पर टेंशन कितना होगा, नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, इट इज़ मूविंग अपवर्ड, ओके, तो लिफ्ट कंडीशन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना स्टूडेंट, जब लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड तो वहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, g प्लस ए, है ना। देखिए इसका मास पहले लिखते हैं, मास m1, और इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, g प्लस ए, तो ये फॉर्मूला T के लिए बन गया ना स्टूडेंट। ओके, उसी तरह से सेकंड ब्लॉक पर देखिए T के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ओके, नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, इसका मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, g माइनस ए, ब्लॉक का मास है m2, ओके, इन ब्रैकेट g माइनस ए, तो इससे हम टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल सकते। देखिए दोनों T की वैल्यू सेम रहेगी, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ओके, मतलब कौन सा भी एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए अगर ये फार्मूलेज अब भूल जाते हो, बहुत ही ईजी है ये, जब ब्लॉक मूविंग अपवर्ड होगा तब मास ऑफ द ब्लॉक इन ब्रैकेट g प्लस ए लेना है, ओके, और ब्लॉक अगर नीचे की तरफ आता है तो क्या याद रखना आपको, मास ऑफ द ब्लॉक इन ब्रैकेट g माइनस ए, ओके। या फिर देखिए FBD अप्लाई करके ये इक्वेशंस कैसे तैयार होते हैं, नो FBD ऑफ ब्लॉक m1, ओके, FBD मतलब फ्री बॉडी डिस्क्रिप्शन, एक एक ब्लॉक हम कंसिडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट ब्लॉक है जिसका मास है m1, अब देखिए इसके ऊपर टोटल फोर्सेस कितने, एक डाउनवर्ड है पुलिंग फोर्स दैट इज़ m1g, ओके, ऊपर की तरफ टेंशन T है, लेकिन इसका रिजल्टेंट मोशन किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ होता है, दैट इज़ विथ एक्सेलरेशन a, मतलब तीन फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं, एक m1g डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, और m1a दैट इज़ अपवर्ड, ओके। तो एज ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, इसका मतलब T की वैल्यू m1g से ज़्यादा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, T माइनस m1g,
और ये डिफरेंस इस नेट फोर्स के बराबर होता है m1a, दिस इज m1a। ओके, तो T इज इक्वल टू, इधर आने के बाद प्लस होगा m1g प्लस m1a। ओके, T इज इक्वल टू m1 कॉमन निकालिए, ब्रैकेट में g प्लस a, यही फार्मूला आ गया ना। तो ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, मास ऑफ द ब्लॉक इन ब्रैकेट g प्लस a लेना है, सिंपल फार्मूला याद रखिए। अगर ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड है तब मास ऑफ द ब्लॉक इनटू g माइनस a लेना है। ओके, बहुत ही सिंपल है। नाउ अगर ये पुली यहाँ पर देखिए इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सस्पेंडेड है, ओके, तो यहाँ पर एक अलग से स्ट्रिंग होगी ना ये, ओके, तो यहाँ पर टेंशन होगा T1 कंसिडर करते हैं हम इसको, देखिए T1 होगा ये। अब इस T1 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 2T। देखिए पुली यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, मतलब टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टोटल डाउनवर्ड फोर्स। ये हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। तो अपवर्ड कितना है, T1 है, और डाउनवर्ड T, और ये इधर T, मतलब 2T। ओके, और सेकंड ब्लॉक पर भी FBD अप्लाई करते हुए हम ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, T इज इक्वल टू m2 इन ब्रैकेट g माइनस a। ये केस होगी। अब देखिए सेकंड केस क्या है, यहाँ पर एक पुली है, ओके, और यहाँ पर 3 ब्लॉक्स है, m1 मास, ओके, यहाँ पर सेकंड ब्लॉक है m2, और फिर यहाँ पर थर्ड ब्लॉक है m3, और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, m2 प्लस m3 इन दोनों की एडिशन, ओके, ग्रेटर देन m1। तो रिलेटिव मोशन कैसे होगी, m2 m3 ब्लॉक्स मूविंग डाउनवर्ड, m1 इज मूविंग अपवर्ड विथ कॉमन एक्सेलरेशन a, विथ कॉमन एक्सेलरेशन a। ओके, अब ऐसे फिगर में देखिए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर देखिए नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर m3g फोर्स है, इसके ऊपर भी m2g है, और इसके ऊपर m1g है, लेकिन मूविंग डायरेक्शन कैसी है, तो इन दोनों का जो पुलिंग फोर्स होगा इनकी एडिशन होगी, मतलब m2g प्लस m3g इन दोनों की एडिशन होगी। इसमें से माइनस ये पुलिंग फोर्स होगा m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। अब और एक यहाँ पर देखिए फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के बीच एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टेंशन हम लेंगे T1, ओके, और सेकंड और थर्ड ब्लॉक के बीच एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टेंशन होगा, क्या होगा, T2 होगा, ये टेंशन T2 होगा, मतलब स्ट्रिंग बदल गई, टेंशन भी बदलता है। ओके, तो ऐसे इसमें टेंशन T1 और T2 पूछते हैं, या फिर दोनों का डिफरेंस पूछते हैं। तो देखिए T1 निकालने के लिए देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक हम कंसिडर करते हैं m1 ब्लॉक विच इज़ मूविंग अपवर्ड। अब ब्लॉक मूविंग अपवर्ड है, मतलब मास ऑफ द ब्लॉक इन ब्रैकेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, g प्लस ए या g माइनस ए, g प्लस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे g प्लस ए, और a की वैल्यू तो हमने यहाँ से निकालना है ना। ओके, तो T1 वैल्यू, तो यहाँ पर भी T1 इतना ही रहेगा स्टूडेंट, ये अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। अब T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m3 ब्लॉक कंसिडर करते हैं। ओके, देखिए m3 ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड है, मतलब मास ऑफ ब्लॉक m3, अगर ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड है तो वहाँ पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है g माइनस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे g माइनस ए। सिंपल है ना, इस तरह से हम T1 T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और दोनों का डिफरेंस अगर निकालना है तो T1 माइनस T2 ये निकाल सकते हैं हम। ओके, T1 माइनस T2 मतलब देखिए m2 ब्लॉक के ऊपर T1 है, नीचे T2 है। ओके, इनका जो रिजल्टन होगा उससे कारण यहाँ पर ब्लॉक m2 मूविंग डाउनवर्ड होगा। तो देखिए ब्लॉक m2 मूविंग डाउनवर्ड है, मतलब T2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम यहाँ पर T2 माइनस T1, ओके, ऐसा लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, m2a होगा। ओके, तो ये सेकंड केस स्टूडेंट। नाउ थर्ड केस देखिए, सपोज यहाँ पर एक टेबल सरफेस है, ओके, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, देन यहाँ पर एक पुली है, देखिए इस तरह से, and that one end of the string is connected to the block and string is passing over the pulley and other end is connected to second block जिसका मास है m2, और ये सरफेस यहाँ पर फ्रिक्शनलेस होगा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ओके, अब यहाँ पर भी यही फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। देखिए
m2 ब्लॉक हैंगिंग पोजीशन में, मतलब m2 मूविंग डाउनवर्ड, m1 मूविंग टुवर्ड द राइट साइड विथ कॉमन एक्सेलरेशन a। अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू, देखिए नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये फार्मूला है। और ये सब तरफ देखिए, ये सेकंड ब्लॉक के ऊपर पुलिंग फोर्स कितना होगा, m2g होगा। m1 ब्लॉक के ऊपर भी पुलिंग फोर्स होता है m1g, लेकिन ये कांटेक्ट है यहाँ पर, ओके। तो कांटेक्ट फोर्स अराइज होगा, दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन n, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन और m1g ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, मतलब कैंसिल होगा। मतलब यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स होगा m1g या फिर नॉर्मल रिएक्शन n, इसका कोई भी रोल नहीं होगा इस कांस्टेंट मोशन के अंदर, तो हम ये फोर्सेस नहीं कंसिडर करेंगे, बिकॉज m1g गेट बैलेंस बाय n। तो इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया ना, तो इसका इफेक्ट, अब इसका रोल कुछ भी नहीं होगा कांस्टेंट मोशन के ऊपर। तो एक ही पुलिंग फोर्स है, देखिए m2g, तो यहाँ पर m2g ये पुलिंग फोर्स होगा अपॉन टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस m2। सिंपल है स्टूडेंट। ये पुलिंग फोर्स हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इसका जो इफेक्ट है ये नॉर्मल रिएक्शन द्वारा कैंसिल हो गया यहाँ पर, इसलिए ये नहीं कंसिडर करेंगे। सिर्फ एक ही पुलिंग फोर्स होगा m2g अपॉन टोटल मास, तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। अब एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन क्या होगा, यहाँ पर T होगा। अब ये टेंशन कैसे निकालेंगे हम, T इज इक्वल टू, देखिए सेकंड ब्लॉक कंसिडर करते हैं, दैट ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो मास ऑफ द ब्लॉक, और अब मूविंग डाउनवर्ड है, इसका मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, g माइनस है या g प्लस है, g माइनस है, g माइनस है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, टेंशन T निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ओके। अगर और एक ब्लॉक यहाँ पर कंसिडर होता है तो फिर T2 की वैल्यू भी इस तरह से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो और एक ब्लॉक अगर होता है m3, तो उसका पुलिंग फोर्स m3g, तो टोटल पुलिंग फोर्स क्या होगा फिर m2g प्लस m3g, और टोटल मास क्या होगा फिर m1 प्लस m2 प्लस m3, ओके। तो ये सिंपल फार्मूला याद रखिए आप, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नाउ अब देखिए यहाँ पर और एक कंडीशन हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। फ्रिक्शनलेस सरफेस है यहाँ पर, टेबल सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, ओके, जिसका मास है कैपिटल M, और यहाँ पर दो पुलिस कनेक्टेड है, एक पुली इधर होगी और एक पुली इधर है, ओके। एंड दैट स्ट्रिंग, देर आर टू सेपरेट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द ब्लॉक एंड अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू हैंगिंग ब्लॉक्स, इस तरह से ये पासिंग ओवर द पुली एंड कनेक्टेड टू द ब्लॉक, ओके। यहाँ पर हम लेंगे m1 और ये मास होगा m2। फिर से देखिए यहाँ पर m2 ग्रेटर देन m1 अगर कंसिडर करते हैं हम, ओके, तो m2 ब्लॉक नीचे जाएगा, m1 ब्लॉक ऊपर मूव होगा और ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव होगा, और तीनों के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, दैट इज़ कॉमन एक्सेलरेशन, ओके। देखिए इस एग्जांपल में एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, A इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर पुलिंग फोर्स है m2g, राइट, इसके ऊपर भी पुलिंग फोर्स है m1g, इसके ऊपर भी पुलिंग फोर्स होता है mg, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करते हैं, तो ये पुलिंग फोर्स हम कंसिडर नहीं करने वाले, ओके। तो यहाँ पर दो पुलिंग फोर्स है m2g और m1g, लेकिन m2 ग्रेटर देन m1 होने कारण यहाँ पर m1 ब्लॉक ऊपर आता है, m2 ब्लॉक नीचे जाता है, मतलब m2g पुलिंग फोर्स m1g पुलिंग फोर्स से ज़्यादा है, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, m2g माइनस m1g, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर तीन ब्लॉक है, m1 प्लस m2 प्लस इसका भी मास यहाँ पर कंसिडर करना होगा ना, बिकॉज दिस ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग, तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। नाउ अब देखिए यहाँ पर दो सेपरेट स्ट्रिंग है, सपोज यहाँ पर टेंशन T1 है, यहाँ पर टेंशन T1 है और यहाँ पर टेंशन T2 है, ओके, ये टेंशन T2 है। तो T1 निकालने के लिए ब्लॉक m1 कंसिडर करते हैं। देखिए T1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, T1 इज इक्वल टू, नाउ ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, तो मास ऑफ ब्लॉक m1 और इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा g प्लस a, और a की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी तरह से अब देखिए T2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मास इज मूविंग डाउनवर्ड, ओके, सो मास ऑफ द ब्लॉक m2 इन ब्रैकेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन g माइनस a। सिंपल है स्टूडेंट, मतलब ये डायग्राम्स
किसी तरह के भी अगर डायग्राम आ जाते तो हमें एक ही फार्मूला याद रखना है, एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। और फिर ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ मूव हो रहा है तो टेंशन कैसे निकालेंगे, मास इन ब्रैकेट जी प्लस ए। अगर ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड है तो मास ऑफ द ब्लॉक इन ब्रैकेट जी माइनस ए लिखना है। ओके, देखिए ये दो मतलब 4 कंडीशंस अभी तक हुई है। अभी इंक्लाइंस के ऊपर ब्लॉक्स अगर मूव हो जाते तो वहाँ पर फार्मूलेज यही रहेंगे, बेसिक फार्मूला वही है। देखिए नंबर 5। ओके, देखिए 5th कंडीशन क्या होगी, इस तरह से 2 ब्लॉक्स है इंक्लाइन प्लेन पर। ओके, ये एंगल थीटा है सपोज, यहाँ पर इसका मास है m1, इसका मास है m2, और यहाँ पर कंसिडर करते हैं हम m2 ग्रेटर दैन m1। तो m2 ब्लॉक नीचे मूव होगा स्टूडेंट, और m1 ब्लॉक इस तरह से अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन मूव होगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। ओके, नो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर अब, a इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, है ना। देखिए इस ब्लॉक को नीचे की तरफ कौन सा फोर्स खींचता है, m2g, और इसके ऊपर भी देखिए m1g, ये डायरेक्शन होगी m1g, राइट। लेकिन जो नॉर्मल फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो अब देखिए अलोंग द इंक्लाइन प्लेन सरफेस अगर हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, तो ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो फिर m1g का रिजोल्यूशन होगा। ओके, तो ये एंगल थीटा है, मतलब ये क्या होगा m1g cos थीटा, और ये वर्टिकल मतलब डाउनवर्ड, वर्टिकल नहीं लेकिन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, कंपोनेंट m1g sin थीटा, राइट। अब इस टेंशन क्या होगा, यहाँ पर T होगा, यहाँ पर भी टेंशन T होगा स्टूडेंट। देखिए इस तरह से यहाँ पर डायग्राम से। अब नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा यहाँ पर m2g, ओके, माइनस, अब फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है, m1g sin थीटा है, ये इसको इस तरह से नीचे खींचेगा ना, तो फिर माइनस क्या होगा m1g sin थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल ब्लॉक ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2। तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट इस तरह से, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, देखिए इंक्लाइन डाउनवर्ड जो कंपोनेंट है g sin थीटा वो यहाँ पर लिया है हमने। ओके, नाउ अब t निकालना है हमें। देखिए t निकालने के लिए ये ब्लॉक यूजफुल है बिकॉज सेकंड ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है g माइनस ए। सो ब्लॉक का मास कितना है, सेकंड ब्लॉक का मास m2 इन ब्रैकेट g माइनस ए, तो इससे हम टेंशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। ओके, नो नेक्स्ट कंडीशन देखिए इस तरह की, अगर 2 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर m1 और m2, यहाँ पर भी हम कंडीशन लेंगे m2 ग्रेटर दैन m1, ताकि m2 ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन, m1 ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन विथ सेम कॉमन एक्सेलरेशन मूव होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 2 इंक्लाइन सरफेस है, मतलब दोनों तरफ g का कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए g का कंपोनेंट कौन सा लिया हमने, g sin थीटा पुलिंग के लिए। ओके, वैसे यहाँ पर देखिए अब ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल θ2 कंसिडर करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर पुलिंग फोर्स क्या होगा m1g, लेकिन इंक्लाइन प्लेन सरफेस के ऊपर क्या होगा, पहले इसका नॉर्मल निकालते हैं हम। ओके, तो ये एंगल θ1 होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट m1g cos थीटा, एडजेसेंट साइड है ना, और ये होगा m1g sin थीटा। उसी तरह से अब यहाँ पर देखिए m2g, ओके, ये नॉर्मल यहाँ पर ये एंगल होगा θ2, तो दिस कंपोनेंट इज m2g cos थीटा, और जो इंक्लाइन प्लेन सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा दिस इज m2g sin थीटा। अब दोनों ब्लॉक के ऊपर पुलिंग फोर्स कौन से हुए, m2 के ऊपर है m2g sin थीटा, ओके, और m1 ब्लॉक के ऊपर है m1g sin थीटा, मतलब नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो m2 ग्रेटर देन m1 है ना, मतलब m2g sin थीटा ज़्यादा होगा m1g sin थीटा से, तो m2g sin थीटा 1 यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर एंगल क्या होगा θ2 होगा स्टूडेंट। ओके, ये θ2, ये θ1, तो m2g sin थीटा 2 माइनस ये होगा m1g sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय
टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, राइट स्टूडेंट। तो इसे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और फिर टेंशन कैसे निकालना है, यहाँ पर टेंशन T होगा। ओके, देखिए T इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर टेंशन निकालते हैं तो मास ऑफ ब्लॉक m1, ओके, इन ब्रैकेट g साइन थीटा। देखिए कंपोनेंट कौन सा हो गया यहाँ पर, देखिए इस एक्सेलरेशन को कौन अपोज कर रहा है, g साइन थीटा अपोज करता है ना यहाँ पर, यस। तो यहाँ पर क्या होगा, g साइन थीटा प्लस a, ये फॉर्मूला होगा। और उसी तरह से अगर यहाँ पर टेंशन निकालते हैं हम, T इज इक्वल, देखिए इस ब्लॉक का मास है m2 इन ब्रैकेट, अब ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड है तो g साइन थीटा 2, देखिए यहाँ पर थीटा 1 होगा, थीटा 2 माइनस a होगा। अब a की वैल्यू तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो दोनों से अगर टेंशन की वैल्यू निकालते हैं तो ये सेम आती है स्टूडेंट। ओके, तो इस तरह से ये कंस्टेंट मोशन से रिलेटेड डिफरेंट कंडीशंस हमने डिस्कस किया। ओके, देखिए ये हायर लेवल यहाँ पर MCQ यहाँ इससे रिलेटेड पूछते हैं, राइट।